नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है और उत्तराखंड में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में शामिल किया है। हर एक प्रश्न को हम विस्तारपूर्वक देखने वाले हैं और हर एक प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, वो क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकाल में वह अस्थायी कृषक जो कृषि करने हेतु अन्य गाँव की ज़मीन पर जाता था, वह क्या कहलाता था? तो वो जो कहलाता था वो पायकास्त कहलाता था। कौन कहलाता था? पायकास्त कहलाता था। पायकास्त किनको कहा जाता था? मध्यकाल में वह अस्थायी कृषक जो कृषि करने हेतु अन्य गाँव की ज़मीन पर जाता था, उसी को ही पायकास्त कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून की साक्षरता दर कितनी है? कब? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो देहरादून की साक्षरता है वो 84.25% है। कितनी है? 84.25% देहरादून की क्या है? साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। नैनीताल की कितनी है? तो नैनीताल की जो है 83.88% है। और उसके बाद चमोली की जो है वो कितनी है? तो 82.65% है। और पिथौरागढ़ की कितनी है? पिथौरागढ़ की 82.25% है। तो ये एक क्रम है। सबसे पहले जो साक्षरता दर में जो सिटी सबसे ऊपर है वो कौन सा है? देहरादून जिला है। फिर उसके बाद नैनीताल, फिर चमोली और फिर पिथौरागढ़। ये टॉप 4 हैं जो एजुकेशन में जिनकी साक्षरता दर हाईएस्ट है। अगले पॉइंट की बात करें कि सबसे कम साक्षरता दर वाले ज़िले कौन से हैं, तो उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर की जो साक्षरता दर है वो 73.10% है। उसके बाद हरिद्वार आ जाता है। हरिद्वार की 73.43% है। फिर उत्तरकाशी है 75.81% है। फिर टिहरी है 76.36% है। तो साक्षरता दर में जो सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी हैं। और कितने कितने परसेंट हैं वो भी आपको बता दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर कितनी कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जो साक्षरता दर है 78.82% है। कितनी है? 78.82% है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें तो रुद्रप्रयाग है। कौन सा है पुरुष में? तो रुद्रप्रयाग है। और रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 93.90% है। उसके बाद चमोली आ जाता है। चमोली का कितना है? 93.40% है। फिर उसके बाद अल्मोड़ा आ जाता है। अल्मोड़ा की कितनी है? 82.86% है। उसके बाद जो आता है 92 पॉइंट कितना? 92.71% है। कहाँ की? तो ये पौड़ी की। तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाले ये 4 जिले हैं। कौन कौन से? रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और कौन सा? पौड़ी। और सबसे कम पुरुष साक्षरता दरों की बात करें जो हमें देखने को मिलेगा तो हरिद्वार सबसे पहले। और हरिद्वार में कितना है? तो 81.04% देखने को मिलेगा। फिर उधम सिंह नगर है, फिर 81.09% है। फिर उसके बाद उत्तरकाशी है और जहाँ की साक्षरता पुरुष साक्षरता दर 88.88% है। फिर उसके बाद देहरादून जहाँ की 89.4% है। तो ये कम न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं टॉप 4: हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और देहरादून। तो ये कुछ साक्षरता से संबंधित आंकड़े थे। तो क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून की साक्षरता दर कितनी है? तो 84.25% है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो क्वेश्चन क्या है? इन कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कथन हमारा है कि जून 2023 तक उत्तराखंड की रोजगार सृजन दर कितनी थी? 28.6% थी। कितनी थी? 28.6%। तो ये सही कहा गया है। दूसरा है कि अगस्त 2023 में रोजगार सृजन में उत्तराखंड का संपूर्ण देश में दूसरा स्थान है। तो ये भी बात सही है। तो हमारे दोनों सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही क्या है हमारे? सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा अगर उसकी हम बात करते हैं, अगला है कि इन कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। तो HR कार्नक ने द्वार हाट के समांतर कब
मार्श की खोज की थी। तो ये हमारी बिल्कुल सही बात है। देवीधुरा से महापाषाण कालीन पुरावशेष की खोज हेनवुड ने की थी। तो ये भी क्या है, हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही कथन हमारे कैसे हैं, तो ये दोनों ही कथन हमारे सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा कि अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक सीटें किस जिले में आरक्षित हैं। कौन सी जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर आरक्षित हैं, तो वो हरिद्वार में आरक्षित हैं। ठीक है। राज्य में विधानसभा सीटें कितनी हैं, विधानसभा सीटों की बात करें तो 70+1 हैं। और आरक्षित सीटें इनमें कितनी हैं, तो आरक्षित सीटें जो इनमें कितनी हैं, 15 हैं। 13 एससी के लिए, एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 13 हैं। और एसटी के लिए विधानसभा में कितने आरक्षित सीटें हैं, तो 2 हैं। और 2 कौन कौन से, नानकमता और चक्राता। ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार है, जहाँ पर 11 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं। और उसके बाद देहरादून है, जहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं, तो चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में, जहाँ पर 2-2 विधानसभा सीटें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा विकासखंड कहाँ हैं, किस जिले में, तो पौड़ी में है। कितने विकासखंड हैं, तो 15 विकास खंड हैं पौड़ी के अंदर। उसके बाद अल्मोड़ा में कितने हैं, तो 11 विकासखंड हैं। सबसे कम अगर बात करें विकासखंडों की, तो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में, जहाँ पर 3-3 विकासखंड हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 3 राज्यसभा की सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 5 लोकसभा की सीटें हैं। तो ये कुछ आंकड़े थे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये आंकड़े रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन था कि अनुसूचित जाति के लिए सबसे ज़्यादा सीटें किस जिले में आरक्षित हैं, तो वो 2 हरिद्वार जिले में आरक्षित हैं। कहाँ पर, हरिद्वार जिले में आरक्षित हैं सीटें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि निम्न कथनों पर विचार करें। कथन क्या है हमारा कि 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का कारण था। तो कारण क्या थे, तो कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा। सेकंड ऑप्शन जो इसमें रहेगा कि आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में पिछड़ापन। और तीसरा ऑप्शन रहेगा कि पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं का सामरिक स्थिति। और चौथा जो ऑप्शन रहेगा कि पहाड़ी इलाका। तो इसमें जो आंसर रहने वाले हैं ये सभी कथन सही रहने वाले हैं। तो जो सभी हैं ये बिल्कुल सही बात कही गई कि, और ये सभी कारण हैं जिसके कारण 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। राज्य के वित्त की अपराहता प्रकृति थी भाई, तो ये ठीक है। तो ये सभी पॉइंट हैं कि जिन कारणों से क्या हुआ था कि 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि 12 आना बीसी भूव्यवस्था गढ़वाल के किस विद्रोह के बाद हेनरी रेमजे ने लागू किया था। तो किस विद्रोह के बाद, तो अठूर विद्रोह के बाद 12 आना बीसी भूव्यवस्था गढ़वाल में लागू किया गया था। हेनरी रेमजे की बात करें, इनका शासनकाल हमें जो देखने को मिलेगा 1856 से लेकर, कब, 1856 से लेकर 84 तक हेनरी रेमजे का शासनकाल देखने को मिलेगा। तराई भाबर के विकास हेतु इन्होंने तराई इम्प्रूवमेंट फंड जो कि 1883 में इन्होंने स्थापित किया। और 1884 में वेलेजली हाई स्कूल की स्थापना करते हैं। 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज को इन्होंने स्थापित किया। और 1869 में शेरवुड कॉलेज को इनके द्वारा बनाया गया। रेमजे को कुमायूं का बेताज बादशाह कहा जाता है। विकेट बंदोबस्त 1863 से 73 में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे जो रेमजे से संबंधित थे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी संबंधित ये बातें थीं। तो क्वेश्चन था कि 12 आना बीसी भूव्यवस्था गढ़वाल के किस विद्रोह के बाद हेनरी रेमजे ने लागू किया था, तो अठूर विद्रोह के बाद हेनरी रेमजे के द्वारा लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम क्या है। तो शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीनतम नाम है वो मैनाक पर्वत है। क्या है, मैनाक पर्वत है। इससे जो बातें याद रखनी है कि शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय की नवीनतम श्रेणी यानी नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म पाया जाता है। शिवालिक शब्द का अर्थ होता है शिव की भौहें। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई जो हमें देखने को मिलेगी
से 1200 मीटर की हाइट पर हमें कौन से पर्वत देखने को मिलते हैं? वो शिवालिक श्रेणी देखने को मिलते हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक हिमालय क्षेत्र में होती है। यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राज्य के सर्वाधिक पर्यटन केंद्र शिवालिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। शिवालिक क्षेत्रों में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं इस क्वेश्चन से कि शिवालिक श्रेणी का प्राचीनतम नाम क्या था? तो मैनाक पर्वत था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो कंडवा आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में पहने जाता है, सही है। धागुले आभूषण हाथ में पहने जाते हैं। नथनी जो पहना जाता है, नथनी कहाँ पहना जाता है ये? तो नथनी नाक में पहनी जाती है। कहाँ? नाक में नथनी पहनी जाती है। और झुपिया जो कि गले में पहने जाते हैं। और इसी के साथ साथ तगड़ी जो पहनी जाती है वो कमर में, यानी जिसको हम करदनी कहते हैं। शीश फुल सिर में और मांग टीका माथे पर पहना जाता है जो कि सोने का बना होता है। मुरखेली कहाँ पहनी जाती है? तो कान में। बाली कुंडल ये भी कान में पहने जाते हैं। हसुली गले में पहनी जाती है। धागुली हाथों में पहनी जाती है। गोखले जिसको हम बाजूबंद कहते हैं, या हाथ में पहनते हैं। कड़वा पैर में पहना जाता है और इमरती पैर में पहना जाता है। तो ये भी बातें याद रखनी है आभूषणों से कि कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2011 कब? 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस जनपद में है? कौन से आंकड़ों के अनुसार? 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस जनपद में है? तो हरिद्वार में है। हरिद्वार का लिंगानुपात कितना है? तो 880 है। कितना? 880 हरिद्वार का लिंगा अनुपात है। देहरादून का लिंगा अनुपात कितना है? तो 902 है। नैनीताल का कितना है? 934 है। और बात करें उधम सिंह नगर का तो 920 लिंगा अनुपात है। सबसे ज़्यादा लिंगा अनुपातों की बात करें तो अल्मोड़ा का है। और अल्मोड़ा का कितना है? तो अल्मोड़ा का जो लिंगानुपात हमें देखने को मिलेगा 1139 देखने को मिलेगा। उसके बाद रुद्रप्रयाग 1114 यहाँ का लिंगानुपात है। पिथौरागढ़ का 1103 लिंगानुपात है। और बागेश्वर का 1090 लिंग अनुपात है। उत्तराखंड का बाल लिंगानुपात कितना है? तो 890 उत्तराखंड का बाल लिंगा अनुपात है। तो ये लिंगानुपात के कुछ आंकड़े हैं जो हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहने वाला है कि केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई व चौड़ाई कितनी बताई गई है? किसमें? केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई व चौड़ाई कितनी बताई गई है? तो लंबाई जो बताई गई है 50 योजन और चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। गढ़वाल क्षेत्र से जो बातें याद रखनी है कि गढ़वाल क्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो बद्रिकाश्रम तपोभूमि तथा केदारखंड कहा जाता है। ठीक है। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की जो लंबाई है 50 योजन, चौड़ाई 30 योजन बताई गई है। केदार व मानस खंड की सीमाओं का विभाजन बधाड़ क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत से करता है। 1515 ईस्वी के आसपास अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था। तब से इस क्षेत्र को गढ़वाल क्षेत्र कहा गया। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कि इस क्षेत्र में असुर राजा सबर के 1000 कितने 100 गढ़ों को इंद्रवत सुदास ने नष्ट किया था। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। अलकापुरी में मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थल है। तो क्वेश्चन है कि केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई व चौड़ाई कितनी थी? तो लंबाई जो थी 50 योजन, चौड़ाई 30 योजन थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, अगर उसकी बात करें कि इनमें से किस परवार शासक ने सिरमौर के लुटेरों का दमन किया था? किसने? इनमें से किस शासक ने सिरमौर के लुटेरों का दमन किया था? तो वो करा था महीपति शाह ने। किसने किया था? महीपति शाह ने। श्याम शाह के चाचा महीपति शाह को गर्वभंजन भी कहा जाता है और इसके पिता का नाम दुलारा राम था। सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल शासक था। महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 आक्रमण किए। इसका वर्णन हमें एंड्राडे ने किया। मुगल लेखों में इसे अक्खड़ राजा कहा जाता था। प्रथम अभियान में गढ़वाल सैनिक जो थे वो 12,000 थे और दूसरे अभियान में लगभग 20,000 सैनिक थे। महीपति शाह ने 1622 ईस्वी में पर वो क्या होता है? गद्दी पर बैठता है। 1625 में केशव राय मठ की स्थापना करता है। महीपति शाह ने श्रीनगर में केशव राय मठ की स्थापना की थी। महीपति शाह के सेनापति माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास थे। तो ये कुछ महीपति शाह से संबंधित आंकड़े थे और ये इन आंकड़ों को भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहने वाला है, नैनीताल राजभवन जो 1900 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, इसकी निर्माण शैली कैसी थी? निर्माण शैली की अगर बात करें तो इसकी जो निर्माण शैली थी वो गौथिक शैली थी। कैसी शैली थी? गौथिक शैली थी। नैनीताल को 1891 में जिला मुख्यालय बनाया गया और 1897 में नैनीताल स्थित हाईकोर्ट भवन बना। नैनीताल जिले का गठन 1891 में हुआ और नैनीताल जिले में सर्वाधिक एससी के लोग क्या रहते हैं, यहाँ पर साक्षर हैं। नैनीताल में स्थित हाईकोर्ट का निर्माण सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया था। तो नैनीताल राजभवन को 1900 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इसकी निर्माण शैली कैसी थी? तो गौथिक शैली थी इसकी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न रहेगा, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का शुभारंभ उत्तराखंड में कब किया गया? तो जो ये शुभारंभ होता है 2022 में। ठीक है, 2022 में मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया। किशोरी शक्ति योजना जो शुरू होती है कब? किशोरी शक्ति योजना 2001 में शुरू होती है। कब? 2001 से इसकी शुरुआत होती है। इसके तहत 11 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। किसका? किशोरी शक्ति योजना का, जिसकी शुरुआत 2001 में देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा प्रश्न रहेगा कि मुगलों की तरह अपने दरबार में नए पद सृजित करने वाला चंद शासक कौन था? तो वो जो शासक थे, अगर उनकी बात करें तो वो बाज बहादुर चंद थे। कौन थे? बाज बहादुर चंद थे वो। बाज बहादुर चंद चंद वंश का 50वां राजा था, जो तिरमल चंद का उत्तराधिकारी था। बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तु लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार पहुंचा और 84 माल या 9 लखिया माल या तराई 184 कोस लंबे भूभाग से चंदों को 9 लाख प्रति माह आय होती थी। बाज बहादुर चंद ने पवार राज्य पर विजय के प्रतीक के रूप में नंदा देवी की मूर्ति लगाई, जिसे अल्मोड़ा जिले में स्थापित किया गया। बाज बहादुर चंद के अंतिम दिनों में कहावत थी कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। तो क्वेश्चन था कि मुगलों की तरह अपने दरबार में नए पद सृजित करने वाला चंद शासक कौन था? तो बाज बहादुर चंद था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि दिए गए कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। गढ़वाल क्षेत्र में क्वेश्चन क्या है कि गढ़वाल क्षेत्र में अजयपाल का ओढ़ा सर्वाधिक स्पष्ट व प्रसिद्ध था। प्राचीन काल से उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों व खेतों में का विभाजन बिंदु ओढ़ा होता था। तो ये दोनों ही बातें हमारी कैसी हैं? दोनों ही बातें हमारी सही हैं ये। ठीक है, तो आंसर 1 और 2 दोनों ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि थारू जनजाति के लोग दिवाली के दिन अपने परिवार गुजर चुके लोगों को याद करते हैं, जो दिवाली के दिन या उसके आसपास दुनिया छोड़ गए। इस दिन को एक पुतला तैयार करते हैं और दिवाली के दिन उसे जलाते हैं। तो ये क्या है हमारा कथन? ये कथन हमारा सही है। सेकंड कथन है कि थारू जनजाति दीपावली को शौक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि इनमें से सही सुमेलित है। ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो पहला है कि चमोली की नीति घाटी में भोटिया की उपजाति मार्चा थी। तो ये गलत थी। सेकंड ऑप्शन है कि कुमायूं की दारमा घाटी में भोटिया की जो उपजाति रोंगपा, कौन सी? रोंगपा है। तो ये सही हमारा है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। बाकी धारचूला और जोहार घाटी में भोटिया की उपजाति है। तो ये गलत है। और जादूंग व नेलांग घाटी में भोटिया की उपजाति है जाड़, ये भी गलत बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? दूसरा हमारा सही हो गया। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है कि उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल कितना बजट पेश किया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो पेश किया गया बजट है वो कितना पेश किया गया है? 89,230.07 करोड़ रुपए पेश किए गए हैं। किनके अनुसार? उत्तराखंड सरकार के अनुसार 2024 और 25 का वित्तीय वर्ष कितना है? तो 89,230.07 करोड़ रुपए हैं। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।